देवनागरी लिपि का विकास जो हमारे सिलेबस का मेन टॉपिक ही है, ठीक है। और देवनागरी लिपि से क्वेश्चन आया भी था, दक्षिण में इसको क्या बोला गया जाता है, ये क्वेश्चन आया था हायर में। तो देवनागरी लिपि के विकास क्रम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे होता है, इस क्रम को जानेंगे और उनका विकास के सोपान क्या क्या थे, इनको चर्चा में यहाँ पे देखेंगे। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे होता है, ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका कि किस लिपि से होता है, सबसे बड़ी चीज उसका है किससे होता है, ब्राह्मी लिपि से होता है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से, और ब्राह्मी के विकास के 3 सोपान माने गए, ठीक है। एक प्राग ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व से, और दूसरा बौद्ध काल 600 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी तक का, तीसरा गुप्त काल 350 से 600 ईस्वी तक का, ठीक है। तो ये समय जो हुआ ये ब्राह्मी लिपि के विकास का समय है। प्राग ऐतिहासिक काल की जब बात आती है ब्राह्मी लिपि के, तो ब्राह्मी लिपि अत्यंत प्राचीन लिपि हुई। वैदिक भाषा काल में इसका विकास हो गया था। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक जो भी लिखे गए, सूत्र, साहित्य, इनकी व्यापकता को देखकर हम इस बात का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि उस समय आर्यों ने लिपि की खोज कर ली थी, ठीक है। और उसी के सहारे ये वांग्मय जो हमारे पास सुरक्षित है, वैदिक साहित्य रह पाया। तो ग्रंथ शब्द भी इसी अनुमान की पुष्टि करता है, यानी भोजपत्र और खाल आदि पर लिखा हुआ साहित्य काल कवलित हो गया। आज ब्राह्मी लिपि का उस काल का कोई नमूना नहीं बचा, प्राग ऐतिहासिक काल का, ठीक है। फिर बौद्ध काल का जो ब्राह्मी का विकास का काल बौद्ध काल आता है 600 से ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी तक का। तो इस काल की ब्राह्मी के जो नमूने पिपरावा और बड़ली से प्राप्त होते हैं उनमें स्वरों की दीर्घ मात्राएं नहीं है, ये एक इसकी विशेषता मिलती है। डॉक्टर हरदेव बहारी कहते हैं कि ये ब्राह्मी की कोई प्रादेशिक शैली है, ठीक है। इन लेखों में अक्षरों की गोलाई और सुगढ़ता लिपि के विकसित रूप का संकेत देती है। सम्राट दंडी, दुर्ग राजा रुद्रदमन और खारवेल के लेख इसी युग के हैं जिसमें ये देखने को मिलता है। ये बौद्ध काल में पिपरावा और बरली से जो नमूने प्राप्त हुए उनमें स्वरों की दीर्घ मात्राएं नहीं। फिर गुप्त काल की जब बात आती है तो गुप्त काल में ब्राह्मी के 2 भेद किए गए, एक उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। ये भेद हो जाते हैं ब्राह्मी के। इन्हीं शैलियों से, उत्तरी शैली और दक्षिण शैली से, इन्हीं शैलियों से उत्तर और दक्षिण भारत की सब लिपियों का विकास होता है, ठीक है। तो उत्तरी शैली शंकुशिरा, दक्षिणी शैली संपुट शिरा कहलाती थी, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्तरी शैली जो थी इसकी शंकुशिरा कहलाती थी ब्राह्मी की, और दक्षिणी शैली संपुट शिरा कहलाती थी। नाम इंपॉर्टेंट नोट डाउन करिएगा कि ब्राह्मी की उत्तरी शाखा क्या कहलाती थी, शैली क्या कहलाती थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से ही बाद में कालांतर में किसका विकास होता है, देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से होता है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई। उत्तरी शैली को ही शंकुशिरा का शैली कहा गया, उसी से ब्राह्मी का विकास हुआ, ठीक है। तो ये ब्राह्मी लिपि की बात हो गई, देवनागरी लिपि की बात हो गई। फिर देवनागरी लिपि को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर गुप्त लिपि की बात आती है। गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष में ब्राह्मी की उत्तरी शैली गुप्त लिपि कहलाई। ये गुप्त सम्राटों की राजलिपि थी और उन शासकों के दान पत्रों और शिलालेखों में इसका प्रयोग हुआ, ठीक है। तो वो गुप्त शैली कहलाई, ठीक है। उत्कर्ष मतलब ये गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष काल में ब्राह्मी की उत्तरी शैली गुप्त लिपि ही कहलाई। और सिद्ध मातृका लिपि आती है, गुप्त लिपि की उत्तरवर्ती क्षेत्रीय रूप सिद्ध मातृका थी, जिसे कश्मीरी पंडितों की शारदा और अन्य परवर्ती लिपियां इसी से विकसित होती हैं। शारदा लिपि सिद्ध मातृका से विकसित हुई। फिर कुटिल लिपि हुई। कुटिल लिपि 7वीं 8वीं शताब्दी में गुप्त लिपि से कुटिल, यानी कुटिल मतलब टेढ़ी मात्राओं वाली, इस लिपि का विकास होता है। इससे 4 क्षेत्रीय लिपियां निकली जिन्हें नागरी कहा गया। पहली अर्धनागरी, ये यहाँ से देखिए एक इंपॉर्टेंट नाम आया कि नंदी नागरी नाम पड़ा, तो कहां से पड़ा। इसी कुटिल लिपि की 4 लिपियां निकली अर्धनागरी। ये नागरी का पश्चिमी रूप था, उपरूप था, ठीक है, जिसे टाकरी, गुरमुखी और लंडा यानी कि महाजनी हिंदी जिसको कहा गया वो विकसित होती हैं।
ठीक है, ये अर्धनागरी नागरी का पश्चिमी रूप था। पूर्वी नागरी क्या थी, इस शाखा में बंगाल, उड़िया, असमिया, मैथिली लिपियां इसी से निकली, पूर्वी नागरी से। और नंदी नागरी जो नाम आता है, नागरी का दक्षिणी जो उपरूप था वो नंदी नागरी था, यानी दक्षिण भारत में क्या कहा गया, नंद नागरी कहा गया। यही क्वेश्चन हमारे लिए परीक्षा में भी रखा हुआ था। ठीक है, कि दक्षिण में क्या कहा गया। तो इसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ इसमें लिखे जाते थे, और इसका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था, नंदी नागरी का। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ का नंदी नागरी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका नोट करिएगा। ये लिपियां ब्राह्मी की दक्षिणी शैली की संपुट शिला से विकसित होती हैं, और ये सब उत्तरी शैली की विकसित हुई हैं। इसलिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ का इससे नंद नागरी से कोई संबंध, दक्षिणी रूप जरूर था, लेकिन ये इसका क्षेत्र महाराष्ट्र में था। फिर नागरी की बात आती है। नागरी लिपि ये मध्य देश की लिपि है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद कुटिल लिपि से इसका रूप भिन्न हो गया, अक्षर सुगढ़ होने लगी। इसका वर्तमान रूप 11वीं-12वीं शताब्दी में बन गया था, और इसी को हम क्या कहने लगे, देवनागरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके 4 उपरूप हुए। अब देवनागरी लिपि का विकास क्रम की जब बात आती है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ कहाँ से, इसकी चर्चा हम यहाँ से करेंगे। तो देवनागरी लिपि के विकास की जब बात आती है, तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। देवनागरी लिपि के विकास का आधार, देवनागरी नाम का आधार क्या है, कैसे ये नाम पड़ा देवनागरी। तो नागरी या देवनागरी नाम के संबंध में भी कई मत देखने को मिले। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि इस लिपि का मूल नाम नागरी था, जो देववाणी संस्कृत के अनुकरण पर देवनागरी बन गई। ठीक है, तो अधिकतर मत ये है कि नागरी नाम को लेकर ही प्रकट किया गया कि किस तरह से ये नागरी, ये इसके चित्र जो दिए गए हैं, आप यहाँ से इसके विकास को देख सकते हैं कि शुरुआत में इसका कैसा ये इसका स्वरूप था, और धीरे धीरे ये विकसित होती हुई इस रूप में आई। ठीक है, ये यहाँ से अगर इस पा की बात करें तो पहले ऐसे लिखी जाती थी, फिर ऐसे, और इस तरह से ये इसका विकास, आज हम वर्तमान रूप ये लिखते हैं। ठीक है, ब का देख सकते हो आप, ये ऐसे लिखी जाती थी, फिर ऐसे लिखी गई, और इस तरह से। तो ये इसके विकास क्रम है देवनागरी का, इस तरह से इनकी ध्वनियों का ये विकास हुआ। ठीक है, फिर नाम के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। नाम ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक लिपि नागा लिपि है, ललित विस्तार में जो वर्णन आता है। तो इसी नागा लिपि इसी लिपि का दूसरा नाम है, ऐसा भी कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण ये देवनागरी कहलाई। कुछ लोग कहते हैं कि नागर नगरवासी जनों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा, यानी कि नगर के लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि देवनागरी काशी की लिपि थी, इसलिए देवनागरी कहलाई। देवनगर, काशी को क्या कहते हैं, देवनगर कहते हैं, तो देवनगर काशी की लिपि थी, इसलिए देवनागरी कहलाई। एक मत ये भी होता है कि देवनगर तांत्रिकों द्वारा बनाए हुए यंत्रों को कहते थे, इनमें प्रयुक्त लिपियां देवनागरी कहलाई। कुछ लोग इसका संबंध पाटिल पुत्र से जोड़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहकर पुकारा जाता था, अतः देवनगर का अर्थ हुआ पाटिल पुत्र, उस नगर की लिपि कहलाई देवनागरी। ये भी कुछ लोगों का मत आता है। ठीक है, तो ये 5-6 मत है जो देवनागरी के नाम के संदर्भ में है। अब देवनागरी लिपि का स्वरूप कैसा है। देवनागरी लिपि क्या है, एक अक्षरात्मक लिपि है। भाषा वैज्ञानिक इसे अर्ध अक्षरात्मक भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ ने लगभग वर्णनात्मक लिपि कहने का आग्रह भी कर दिया, लेकिन ये है क्या, अक्षरात्मक है। किसान शब्द को कहते हैं, अगर हम किसान लिखते हैं, इस किसान को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये वर्णनात्मक लिपि कहलाती है। एकाकी स्वरों को छोड़कर इसका प्रत्येक ध्वनि चिन्ह अक्षर है। मात्रा युक्त चिन्ह का कहते का, की, के, ये इसका है, तो अक्षर है। तो अनुस्वार और विसर्ग युक्त कम और कहा भी इसके अक्षर है, तो इसलिए कुछ विद्वान क्या कहते हैं, इसको वर्णनात्मक लिपि भी कहते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में 14 स्वर हैं,
और 33 व्यंजन। जो 14 स्वर हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ऋषि को मिला करके 14 स्वर हैं। इनके अतिरिक्त संस्कृत में प्रयुक्त ये ऋ करके जो था ये 15वां स्वर था। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात करें तो अंग जो है अनुस्वार और आहा विसर्ग स्वर नहीं व्यंजन है। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं जो अंग आहा है यानी अनुस्वार और विसर्ग है, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। वर्णमाला में इनकी गणना किसमें होती है? हम स्वरों में इनकी गणना करते हैं। जो व्यंजन है वो ये हमारे व्यंजनों की संख्या जो दी गई वो 33 व्यंजन वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद देवनागरी में मराठी की विशिष्ट ये जो ध्वनि है इसके लिए भी अतिरिक्त लिपि संकेत मिलता है। उच्छिष्ट जो शब्द ध्वनियां है ड, अणा और ढ, इसके नीचे बिंदु लगाकर ये लिखे जाते हैं। जिह्वामूली यानी क, ख, ग और संघर्षी ज, फ, ये भी नीचे बिंदु लगाकर लिखे जाते हैं इस तरह से। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो वर्णमाला का जो छ, त्र, ज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन के रूप में समावेश इनको किया गया, ये संयुक्त व्यंजन है। और असुधारित देवनागरी में श्रा, ध्या, द्व और ध्व जैसे ऐसे इन ध्वनियों को लिखते हैं, ये कई संयुक्त व्यंजन जो अब व्यंजन संयोग की परिधि में आ गए हैं। मात्राओं की बात करें तो व्यंजन और स्वरों के संयोग के लिए मात्राओं की व्यवस्था है जिनका स्वरूप देखने को मिलता है इस तरह से। आ से लेकर के अंग आहा तक ये स्वर है। और मात्राएं क के साथ अगर देखा जाए तो इस तरह क, का, की ये जो हम लोग पढ़ते हैं कंग आहा तक। ठीक है। तो व्यंजन और स्वरों के संयोग के लिए मात्राओं की व्यवस्था करी गई है। ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। अब देवनागरी लिपि के गुण क्या है? देवनागरी के गुणों की जब बात आती है तो देवनागरी संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। कुछ परिवर्तन और परिवर्धन के साथ इसे विश्व लिपि बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे गुण हैं इसमें जो किसी अन्य लिपि में नहीं मिलते हैं और इसको विश्व लिपि बनाया जा सकता है। देवनागरी वर्णमाला में वर्णों का क्रम अत्यंत व्यवस्थित है। पहले स्वर आते हैं फिर व्यंजन आते हैं। स्वरों में भी आंतरिक क्रम है, समान स्वर पहले संयुक्त स्वर बाद में, है ना। समान स्वरों में हर्ष का क्रम है, व्यंजनों में पहले स्पर्श आते हैं फिर अंतस्थ उसके बाद ऊष्म आते हैं। तो एक क्रम है, व्यवस्थित क्रम है इस लिपि में। प्रत्येक वर्ग में अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, घोष अल्प प्राण, घोष महाप्राण, है ना। नासिक व्यंजनों का क्रम रहता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग ये जो वर्ग है ना, ये भी हम देखते हैं। तो इनका क्रम भी एक सुनियोजित है। वैदिक काल में इन वर्गों के उच्चारण स्थान इसी क्रम में थे। का वर्ग कंठ था, चा वर्ग काफी पीछे से मूर्धन्य था बोला जाता था, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के स्थान उसके बाद अंदर से बाहर के क्रम में थे। तो एक व्यवस्थित क्रम देखते हैं। और वर्णक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो अन्य लिपियों को देखें तो उनमें भयंकर अव्यवस्था होगी। जैसे रोमन की बात करें ए स्वर है, ए स्वर है, बी व्यंजन है, सी डी व्यंजनों के बाद फिर ई स्वर है। हम पढ़ते हैं ना ए आई ई ओ यू। तो ये क्या है? इसमें कोई क्रम नहीं है। अपने यहाँ इसमें देवनागरी में क्या है? क्रम है। उर्दू के आलिफ ये इस तरह से उर्दू में भी ये अव्यवस्था है, यही स्वर और व्यंजनों की अव्यवस्था इन लिपियों में। तो देवनागरी लिपि की महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्वर और व्यंजनों का क्रम एक व्यवस्थित क्रम है। ठीक है। और देवनागरी लिपि की जो दूसरी विशेषता आती है कि ये लिपि चिन्हों के नाम उसके उच्चारण के निकटतम है। अ, आ, क, ख, ग ये क्या है? रोमन लिपि में बी का उच्चारण बा है, नाम बी है। एस का उच्चारण सा है, नाम एस है। ठीक है। तो डब्लू का उच्चारण वा है परंतु नाम डब्लू है। तो अवैज्ञानिकता उर्दू में भी देखने को मिलती है। तो देवनागरी लिपि में चिन्हों के नाम उच्चारण के निकटतम भी है। और देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। ये सारी चीजें ही है ना जो उसको वैज्ञानिक लिपि बनाती है। एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। जैसे क के लिए क, खा के लिए खा ही लिखेंगे, गा के लिए गा लिखेंगे। रोमन में क्या होता है? एक ध्वनि के लिए कई चिन्ह होते हैं। का के लिए आप के भी लिख सकते हो, CAT कैट कर सकते हो, KING किंग बोलते हो, है ना। दोनों में दो तरह से कंफ्यूज हो जाता है बंदा, लिखे क्या। तो अव्यवस्था है यहाँ भी। तो लिपियों अपने यहाँ एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है। अगर आपको गाय लिखना है तो गा से गाय ही लिखोगे
पा से गाय नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे। और ऐसे ही रोमन में अरबी और लिपि और उर्दू में अगर जाएंगे, अरबी लिपि में, तो इसमें भी सा के लिए से, तीन, स्वाद, ऐसे लिपि चिन्हों का प्रयोग होता है। देवनागरी लिपि एक लिपि चिन्ह केवल एक ही ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है। का ध्वनि के लिए का, खा के लिए खा, हमने बात करी, ठीक है। और स्वरों में भी अनियमितता है। आई के लिए ई, पिन, जैसे इसके ई के लिए है ना PIL ई कर दी, और आ के लिए गर्ल, GIRL, गर्ल, आ यहाँ निकलना। तो यहाँ भी ए ई ओ, इसमें भी एक तरह से असमान रूप से इसमें भी अनियमितता देखने को मिलती है। अक्षरों का स्वरूप सदैव एक सा रहता है, जबकि रोमन में कैपिटल ABCD, स्मॉल ABC, है ना, हम पढ़ते आ रहे हैं। बहुत से वर्ण तो लेखन मुद्रण में भिन्न भिन्न है, इस तरह से इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये यहाँ पे ऐसे लिख गया। तो लेकिन यहाँ का है स्वरूप एक सा ही है, का को आप ऐसे ही लिखोगे, दूसरी तरह से नहीं कुछ बना सकते उसमें। दोष क्या है देवनागरी लिपि, ये तो इसकी विशेषताएं हो गई जो उसको वैज्ञानिक बनाती हैं, ठीक है। दोषों की बात करें तो हजारों साल पहले जब ब्राह्मी लिपि कहते हैं अस्तित्व में आई, तो वैदिक और लौकिक संस्कृत के लेखन की हर आवश्यकता को पूरा करती थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक और लौकिक लेखन इसी में हुआ। फिर अंतर हुआ ध्वनियों में, धीरे धीरे लिपि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाई, तो कुछ द्वैत अक्षर प्रचलित हुए। तो कुछ जो इसमें दोष हैं देवनागरी लिपि में, दोषों की बात करें तो वर्णों की द्वैधता एक इसका दोष है कि यानी देवनागरी का प्रयोग बहुत व्यापक क्षेत्र में होता है। कई अक्षर दो दो प्रकार से लिखे जाते हैं, आ, री, झा, पा, अणा, ये शा और शा, ये मतलब द्वैत वर्णन है, मतलब द्वैत अक्षर प्रचलित हो गए, यानी अत्यंत समानता के कारण संदिग्धता का कारण बन गए। कुछ संयुक्त अक्षर मात्राएं मुद्रण के अनुकूल ना होने के कारण दोषपूर्ण मान ली गई, ठीक है। तो ये एक जैसी हो गई। संदिग्धता क्या है, कुछ वर्ण अत्यंत कम भिन्नता के कारण अन्य वर्णों का संदेह उत्पन्न करते, जैसे खा, लिखने की बात करें तो अब खा यहाँ पे ऐसे ये लिख, अगर ये रा और बा करके आप लिख दो तो ये भी लगता है खा ही लिखा है, ठीक है। अंगा और डा और अंगा, इनमें समानता है, धा और घा, तो ये संदिग्धता पैदा करते हैं। संयुक्त अक्षरों की प्रचुरता, एक दोष इसका तीसरा है कि देवनागरी में संयुक्त अक्षरों के लिए स्वतंत्र लिपि संकेत थे, इनकी प्रचुरता मुद्रण या टंकन के लिए कष्टप्रद रही। जैसे वक्त लिखना है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा संयुक्त अक्षर, तो लिखने में इनको टाइपिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, छा, त्रा, है ना, ये सारे शब्द हैं। तो इन व्यंजनों के लिए पृथक लिपि संकेतों का प्रयोग होता था। कई संयुक्त अक्षर ऊपर नीचे लिखे जाते हैं, जैसे ये खट्टा लिखना है, गट्ठर लिखना है, तो ये भी एक इसका दोष है। रा के संयोग की तीन स्थितियां थी, व्यंजन के ऊपर यानी वर्ण ऐसे लिख गया, आर्य वर्ण, है ना, ऐसे इस तरह क्रम प्रकार ये रा लिखी गई, और टा वर्ग के नीचे भी जैसे राष्ट्र, इस तीन तरह से हम लोग ये रा लिखी गई, ये भी एक इसके दोष में अलग क्लिष्टता है इसमें। अनुस्वार और नासिक वर्णों का वैकल्पिक प्रयोग परंपरागत देवनागरी लिपि में प्रत्येक के पंचम वर्ण का प्रयोग अनुस्वार देखने को मिलता है ना। का वर्ग में आप जाएंगे तो अंगा पांचवा क्या है, अंग अनुस्वार है। चा वर्ग में जाएंगे तो इया अनुस्वार है। तो ये क्या है, ये भी वैकल्पिक प्रयोग परंपरागत देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के विकल्प के रूप में होता रहा। शंका है, गंगा है, प्रथंजन है, ये तो इस द्वैतता से मुद्रण और लेखन में इन शब्दों की कहते हैं असुविधा होती है। फिर मात्राओं की दृष्टि से बात करें देवनागरी लिपि की, अब बात आती है मात्राएं, ठीक है। इन दोषों के बाद हम बात करते हैं इसकी मात्राओं की, देवनागरी लिपि की मात्राओं की। ये मात्राओं के दोष की जब बात आती है, तो देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है, स्वर व्यंजन संयोग के लिए मात्राओं का प्रयोग होता है। बाएं दाएं ऊपर नीचे चारों तरफ मात्राएं लगती हैं, केशव है, धैर्य है, इस तरह से। तो ये अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग भी मात्रा की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये सारी असुविधा और कहते हैं पराकाष्ठा तब होती है जब दो चिन्ह एक ही जगह लगाने पड़ जाते हैं, जैसे गर्मी, नींद, है ना। तो ये इसके कुछ दोष हैं, लेकिन ये दोष केवल कहते हैं काल्पनिक है, मशीनी लिपि को ध्यान में रखकर खोजे गए हैं ये दोष।
ठीक है, मशीनीकरण के दौर में लिप दोष को देख सकते हैं, लेकिन किसी नए उपकरण का आविष्कार अगर होता तो प्रारंभिक कठिनाइयां भी जरूर निकाली जाती। अब देवनागरी लिपि में सुधार की बात जब आती है, देवनागरी लिपि के सुधारों की कहानी मराठी पत्रकारिता से शुरू होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि देवनागरी लिपि की सुधार की कहानी कहाँ से शुरू होती है, मराठी पत्रकारिता से। इस क्षेत्र में प्रथम उल्लेखनीय जो प्रयास किया तिलक जी ने किया। उन्होंने केसरी के माध्यम से देवनागरी के टाइपों की छटाई करते हुए 190 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया, जिन्हें तिलक फॉन्ट कहा गया। ये सुधार केवल मुद्रण तक सीमित था जो उन्होंने किया। उन्होंने उन दिनों महाराष्ट्र में रानाडे, सावरकर विद्वानों ने देवनागरी को सरल बनाने के उपाय किए। फिर ये प्रयास वैयक्तिक था और इतना प्रचारित नहीं किया गया। इन्हें सार्वजनिक स्तर पर स्वीकारा नहीं गया। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और काका कालेलकर ने कुछ सुझाव दिए। उनके कुछ सुझावों का स्वागत किया। आ की 12 खड़ी का प्रयोग उन्हीं सुझावों में से एक था, और परिणाम स्वरूप देवनागरी के स्वरों को भी ये रूप दे दिया गया। आ ई जो हम देखते हैं इस तरह से, ये 12 खड़ी का रूप दिया गया, और जो साक्षरता के प्रसार के लिए अच्छा प्रयास था। ठीक है, हरिजन सेवक इसी लिपि में छपता था, जो पत्र था, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने इसे व्यापक रूप से प्रचारित किया, और समिति की सभी पुस्तकें इसी लिपि में छपती थी। और सार्वजनिक स्तर पर लिपि सुधार आंदोलन हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में 1935 से प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। इस अधिवेशन में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके संयोजक काका कालेलकर हुए, और समिति ने लिपि को सरल बनाने के लिए हर पहलू पर विचार किया और अपनी सिफारिश हिंदी साहित्य सम्मेलन के पास भेजी। इस सुझाव के आधार पर 1941 में 14 सूत्री संशोधन का सुझाव दिया गया। ये सुझाव क्या थे कि अक्षरों पर सिरोरेखा लगाना आवश्यक नहीं है, किंतु छपाई में सिरोरेखा का प्रयोग चालू रहे। अनुस्वार और अनुनासिक के लिए इस शब्द का बिंदु का प्रयोग किया जाए। सम्मेलन ने यह सुझाव दिया कि वांग्मय, सन्मार्ग आदि अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर ये जो वर्णासिक में है, हलंत प्रयोग की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। जैसे शंका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ना कि शंका में इस तरह से। द्वैत अक्षरों में आ, झा, अणा, ला को स्वीकार किया जाए। खा को नीचे से मिलाकर लिखा जाए, ऐसे करके खा लिखा जाए, ना कि जो हमने कहा था ऐसे लिखा जाए। ठीक है, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाए, मिलाकर के, इसको ऐसे मिलाकर लिखा जाए। मात्राएं कुछ किंचित हटाकर लिखी जाए, जैसे का, इसको पू लिखना है तो दूर से लिखा जाए, पू ऐसे एकदम से, मतलब एकदम ऐसे सटा के ना लिखा जाए। ठीक है, तो मात्राएं कुछ दूर से हटाकर लिखी जाए। रेफ को दोनों व्यंजनों के बीच में लगाया जाए, ये जो ऐसे था। तो छात्रा ज्ञा में से छा को चश आदि और त्रा को त्रा लिखा जाए। ज्ञा को ये जैसा है वैसा ही छोड़ दिया जाए। संयुक्त अक्षरों में का और फा के संयोगों को पूर्वत रखा जाए, जैसे क्या है ना, फ्लावर, ऐसे व्यंजनों को पाई हटाकर दूसरे व्यंजनों से जोड़कर लिखा जाए, जैसे ख्याति, ग्वाला, ऐसे लिखा जाए। ठीक है, और स्वरों की जगह आ की 12 खड़ी का प्रयोग किया जाए और ई की मात्रा को पूर्वत रखा जाए। ये सुझाव दिए गए। तो कुछ सदस्यों का सुझाव था कि ई की मात्रा भी दीर्घ की तरह दाईं ओर लगाई जाए। स्पष्टता के लिए उसे बाईं ओर मोड़ दिया जाए, जैसे कि किसान, अगर हमें किसान लिखना है तो हमें ऐसे किसान लिखना चाहिए, ना कि हम ऐसे लिखें। तो और इसको पता चले कि ये छोटी ई है, तो इसके लिए ये ऐसे मोड़ दिया जाए। दीर्घ ई की मात्रा को दाईं ओर मोड़ दिया जाए, जैसे कि किसान लिखना है तो इसमें इस तरह मोड़िए, तो इसको इस तरह मोड़ दिया जाए। ये सुझाव दिया गया। ठीक है, तो ये सारे सुझाव दिए गए। सन 1945 में फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने लिपि सुधार के संबंध में देश भर के विद्वानों के सुझाव आमंत्रित किए। अनेक सुझाव आए और श्रीनिवास ने प्रति देवनागरी तैयार करके भेजी। श्याम सुंदर दास ने अंगा और इया की जगह अनुस्वार के प्रयोग की सिफारिश करी। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी की जगह रोमन लिपि का सुझाव दे डाला। सुझावों की संख्या इतनी हो गई कि कोई सुधार नहीं हो सका। फिर 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, मंगल देव शास्त्री जैसे विद्वान भाषा समिति के अध्यक्ष इसमें शामिल हो गए। ठीक है, और लगभग 2 वर्ष के अध्ययन के बाद 8 जो सुझाव दिए वो है कि आ की 12 खड़ी को स्वीकार न किया जाए, ये कहा गया। संयुक्त अक्षरों के लिए स्वतंत्र लिपि संकेतों की आवश्यकता नहीं है।
स्पष्टता के लिए धा और भा को ऊपर घुंडी लगाकर लिखा जाए, जो जो हम यहाँ देखते हैं। हा और रा का परंपरागत रूप कायम रहे। मात्राएं तनिक हटाकर लिखी जाएं, जैसे ऐसे खा कु जो भी लिखना है। वैध वर्णों में से आ झा अणा और शा को ग्रहण किया जाए और मराठी के इस वर्णमाला को शामिल किया जाए। ठीक है। पंचम वर्णों की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाए और उसका चिन्ह इस तरह से हो, अनुस्वार का। हर्ष ई की मात्रा भी दाईं ओर ही लगाई जाए, जैसे दीर्घ मात्रा से उसकी भिन्नता इस तरह से वो लगाई जाए। और इस तरह ये सुझाव दिए गए। 1953 में राधा कृष्णन की अध्यक्षता में फिर एक अखिल भारतीय लिपि समिति नियुक्त होती है और इस समिति ने लखनऊ की सभा में नरेंद्र देव की समिति की सिफारिशों पर चर्चा की और एक दो संशोधन किए। संशोधन क्या किया कि धा और भा की तरह छा को भी घुंडी लगाकर लिखा जाए। इसने कहा संयुक्त अक्षरों के लिए पूर्व व्यंजन को पाई रहित या हलंत चिन्ह के साथ लिखा जाए, ये कहा। और इस समिति ने हर्ष ई की मात्रा को दाहिनी ओर छोटी पाई के साथ लिखने की सिफारिश भी मान ली और इस समिति के सुझावों को राजकीय स्तर पर लागू किया गया और कुछ पाठ्य पुस्तकें भी संशोधित लिपि में प्रकाशित हुई। ई की मात्रा का व्यापक विरोध हुआ कि ई की मात्रा का जो कहा गया कि ऐसे ही दोनों साइड से लगा के ऐसे कर दिया जाए, ये विरोध हुआ और 1957 में वो जैसी थी उसको पूर्ववत ही कर दिया गया, इसी तरह से ई लिखी जाने लगी। ठीक है। तो ये हुई देवनागरी लिपि के कुछ गुण दोष, उसकी वैज्ञानिक वो क्या है कि वास्तव में उसमें क्या दोष है, क्या सुझाव दिए गए, क्या सुधार हुए। तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मानक देवनागरी लिपि, यानी देवनागरी लिपि को की मानकता उसकी कितनी है, क्या है, इस पे हम चर्चा कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है।